हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हम आज बात करेंगे 50 क्वेश्चन की, जो कि 50 क्वेश्चन जो होगा वो वीवीआई प्रश्न होगा। और ये जो प्रश्न होगा ये खास करके एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के देखते हुए बनाया गया है। तो अगर आप इन सभी कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई भी टेक्निक, कोई भी नॉन टेक या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी हो जाएगा। 3 जनवरी को क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी जो है वो कम जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? जब न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को, तो अधिकतम दूरी कब होगा? आपके ऑप्शन है ए 4 जुलाई, बी 30 जनवरी, सी 22 सितंबर और डी 22 दिसंबर। तो अधिकतम दूरी जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, याद रखेंगे अधिकतम दूरी 4 जुलाई और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न की। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? यानी पृथ्वी से सितारों की दूरी को हम किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष, फैदम, नॉटिकल मील और किलोमीटर। याद रखेंगे पृथ्वी से सितारों की दूरी को मापने के लिए हम जो मापते हैं वो प्रकाश वर्ष मापते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक यंत्र है, ये बहुत ज़्यादा दूरी का मापक यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। अधिकांश मौसम घटनाएं संपन्न होती है कहाँ होती है? मौसमी घटना जो होती है वो कहाँ होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा या आयन मंडल। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, क्षोभ सीमा नहीं होगा, क्षोभ सीमा नहीं होगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वायुमंडल में उपस्थित कौन सी परावैंगिक किरण को अवशोषित कर दे? वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस जो है वो परावैंगिक किरण को, अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित कर लेती है? तो आपके ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन और हीलियम। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत जो है, जैसे कि हमारे पृथ्वी के बाहर ओजोन लेयर है, जो क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरण यानी परावैंगिक किरण से, जो खतरनाक किरण होती है उससे हमको बचाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। डोल ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ है? पूछा गया है कि डोल ड्रम की पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ है? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। तो याद रखेंगे डोल ड्रम जो है भूमध्य रेखा के निकट है। कहाँ है? डोल ड्रम की पेटी भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। कह रहा है फैरल का नियम किससे संबंधित है? फैरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा से, पवनों का वेग से, तरंगों की तीव्रता से या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पवनों की दिशा से। फैरल का नियम जो संबंधित है पवनों की दिशा ए से। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टॉर्नेडो से क्या समझते हैं? टॉर्नेडो क्या है इसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है एक अति उच्च दाबीय क्षेत्र है टॉर्नेडो, या एक अति निम्न वायु दाबीय क्षेत्र है, एक अति उच्च समुद्री तरंग है, या एक सनातन पवन है। तो इसमें बताना है कि टॉर्नेडो क्या है। तो याद रखेंगे यह जो है अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत कम वायु दाब क्षेत्र होता है, इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। पच्छाद शब्द से क्या संबंधित? पच्छाद क्या है? पच्छाद किसे कहा जाता है इसके बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है एक नीचा बादल, एक बादल जिससे वर्षा हो रही है, सी एक ऊंचा बादल और डी एक ओले का बादल। तो याद रखेंगे पच्छाद जो है एक ऊंचा बादल का मतलब, पच्छाद जो होता है एक ऊंचा बादल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट।
तो यहाँ जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो अंध महासागर की एक ठंडी धारा है, प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, अंध महासागर की एक गर्म धारा है और प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। तो याद रखेंगे ये गल्फ स्ट्रीम जो है अंध महासागर का एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, इसको याद रखेंगे। कहाँ का है? तो अंध महासागर का है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है हिंद महासागर की गर्म धारा का क्या नाम है? हिंद महासागर की गर्म धारा का नाम क्या है? ये हिंद महासागर का पूछा गया है। तो लेब्राडोर धारा, अगुल्हासा धारा, क्यूरोसिया धारा या हम्बोल्ट। तो याद रखेंगे हिंद महासागर की जो गर्म धारा है उसे अगुल्हासा धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुल्हासा धारा कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है लाल सागर एक डैश का उदाहरण है। यानी लाल सागर किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है वलित संरचना का, भ्रंश संरचना का, लावा संरचना का या अपशिष्ट संरचना का। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, भ्रंश संरचना का। क्या है? भ्रंश संरचना का ये उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो किस चट्टान से होती है? ए अग्नेय चट्टान, बी तलछटी चट्टान, सी अग्नेय तथा तलछटी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, अग्नेय तथा तलछटी दोनों। ठीक है, अग्नेय तथा तलछटी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगर बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? कौन सी चट्टान जैविक चट्टान का उदाहरण है? ए मार्बल, बी कोयला, सी ग्रेनाइट और डी स्लेट। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो चट्टान का जैविक चट्टान है कोयला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। अब बात करेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ए है पोर्टजोल, बी है जलोढ़ और सी लैटेराइट और डी रेगुड़। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी जो हो जाएगी गांधी सेतु मैदान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन सभी स्थानों को जिन पर एक त्वरित झांझा एक ही समय पर होता है मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट, आइसोक्रोन, आइसोबोट, आइसोफिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोबोट। क्वेश्चन समझेंगे, एक त्वरित झांझा एक ही समय पर होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? आइसोबोट कहेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर कह रहा है आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग दर्शन के लिए, मतलब किसके लिए करते हैं? आइसोबाथ क्या दर्शाता है? वायु दाब, वर्षा, गहराई या हिमपात। तो याद रखेंगे आइसोबाथ जो है गहराई दर्शाता है। क्या? गहराई दर्शाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विली विली से क्या तात्पर्य है? विली विली क्या है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भूकंप, अत्यधिक उच्च ज्वार या भारत के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो याद रखेंगे विली विली जो है वो शीतल हवा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। ठीक है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 20 नंबर। रिएक्टर मापक किसका मापक किया जाता है? रिएक्टर के द्वारा हम क्या करते हैं? रिएक्टर के द्वारा हम क्या मापते हैं? क्वेश्चन पूछने का ये है। पवनों का वेग मापते हैं, भूकंप मापते हैं, गहराई मापते हैं या ऊष्मा मापते हैं। तो याद रखेंगे रिएक्टर द्वारा क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं कि कितना रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया है ना, 7.5, 5.5 ये सब जो आता है वो रिएक्टर स्केल पर भी मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे 21 नंबर है। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? यानी डैश समूह से है, मतलब किस समूह से है? काकेसाइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड या मंगोलाइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है
वो काके साइड से है। किससे है? काके साइड से है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के निवासी रेड इंडियन जो है रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? बुशमैन, अल्पाइन, अमेरिंद या मैस्टिजो। तो याद रखेंगे इसका आंसर अमेरिका से ही है, अमीरेंद्र। क्या है? अमेरिका के रेड इंडियन लोगों को अमीरेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अमीरेंद्र के नाम से जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? भूमध्य रेखीय, स्टेपी, मानसून या भूमध्य सागरीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल जो है वो मानसून की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, चावल किसका है? मानसून का है। यानी चावल जो है वो ठंडे समय में होता है। ठीक है, मतलब बरसात गिरने के बाद हो जाता है, मतलब ठंडा जब शुरू होता है उस टाइम इसको काटा जाता है। अब बात करते हैं 24 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र रसदार फल जैसे नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थली, मानसूनी, शीतोष्ण घास भूमि या भूमध्य सागरीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 25 नंबर के। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों मतलब जंगल, ठीक है, वन, लकड़ी के जंगलों के लिए महत्वपूर्ण है? तो मुलायम प्रदेश, मानसून प्रदेश, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या शीतोष्ण प्रदेश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो शीतोष्ण प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है, मुलायम लकड़ी का बना होता है शीतोष्ण प्रदेश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या करा? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत, सूडान, ब्राज़ील, चीन। याद रखेंगे मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। कौन है? चीन है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन, भारत, ब्राज़ील और यूएसए। तो याद रखेंगे तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है? लंबे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लंबे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए, यूएई, सूडान और चीन। यूएसए मतलब अमेरिका, यूएई मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। ठीक है, तो यूएसए अमेरिका, अमेरिका जो है सबसे लंबे रेशे वाला कपास का उत्पादन करने में अग्रणी देश है। अब बात करेंगे 29 नंबर। भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादन, मतलब भारत जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करता है? मांस का, पोर्क का, मछली तथा घी का या पनीर का। तो याद रखेंगे भारत जो है सबसे ज़्यादा संसार में उत्पादन करता है मक्खन तथा घी का। किसका? मक्खन तथा घी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 30 नंबर। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संसार में सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ा जाता है या मतलब पाला जाता है? तो चीन, रूस, जापान या नॉर्वे। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन जो होता है वो चाइना में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गंधक का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन से देश में होता है वो बताना है। तो यूएसए, रूस, जापान या मैक्सिको, यानी यूएसए अमेरिका। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका होता है, यानी यूएसए। अब बात करेंगे अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, जापान, यूएसए और रूस। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, सीमेंट का भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है देश? अमेरिका है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं 33 नंबर। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ किया जाता है? रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है?
यूएसए, रूस, भारत और चीन। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा रेल निर्माण जो होता है वो यूएसए में ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है रेल निर्माण? यूएसए यानी अमेरिका में। अब बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत, क्यूबा, रूस, ब्राज़ील। तो याद रखेंगे चीनी का कटोरा जो कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध जो है वो किस नदी पर है वो बताना है। नील नदी, नाइजर, जाम्बेजी या अमेजन। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। किस पर है? जाम्बेजी नदी पर है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना है? दक्षिणतम बिंदु बताना है कितना है। आपके ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? भारत के उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु क्या है? भारत के सबसे उत्तर में उत्तरी पॉइंट पूछा है, सुदूर बिंदु क्या है? तो आपके ऑप्शन है 36 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या 36 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, सी आंसर हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के दक्षिण में या कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो तमिलनाडु के पूर्व में है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के पूर्व में। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं 39 क्या कर रहा है? भारत के सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में आता है? केटू जो है जिसे काकाकोरम बोलते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत में आता है? तो केंद्रीय हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, काकाकोरम श्रेणी है, कुमायूं है। तो याद रखेंगे हम पहले ही बोल चुके हैं कि केटू को काकाकोरम बोलते हैं, तो काकाकोरम श्रेणी का ही मतलब सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अब बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है? मतलब भारत में स्थित जो है भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी। तो याद रखेंगे दक्षिणी भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। कौन से भाग है? दक्षिणी भाग को। अब बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? मतलब तीस्ता जो है किस नदी की सहायक नदी है वो बताना है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या कावेरी। तो याद रखेंगे तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न की 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा। तो याद रखेंगे सतपुरा और विंध्याचल के बीच जो है वो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या गंगा सिंधु के मैदान। तो ये जो है ग्रीष्मकालीन मानसून जो है सबसे पहले पश्चिमी घाट पहुंचता है। कहाँ? सबसे पहले पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। कह रहा है कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरार पड़ जाती है? देखिए कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पर फैल जाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। आप देखे होइएगा जो कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो क्या करता है, जब सूखा मिट्टी होता है तो क्या उसमें दरार होता है, जब उसमें पानी डाल देता है तो गीली मिट्टी होने पर वो फैल जाता है। ठीक है,
तो वो कौन सा मिट्टी होता है? काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी से ही बर्तन बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो याद रखेंगे ये भी आंसर जो हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें पानी कम देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नॉट जो है किस फसल की बीमारी है? तो ये आलू, टमाटर, केला और कपास। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो टमाटर की फसल है। रूट नट जो है टमाटर की फसल की बीमारी है, टमाटर की बीमारी है। ठीक है, अब बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रसित होती है? यानी गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रसित होती है? रस्ट, रेड रॉट, बंची टॉप, स्मट? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रेड रॉट। गन्ने की फसल जो है रेड रॉट के कारण अधिक ग्रसित होती है। रेड रस्ट बोल सकते हैं, रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? ब्लैक आर्म जो है किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो बाजरा, गन्ना, कपास या चावल? तो ये जो है कपास की मतलब फसल है जिसमें ब्लैक आर्म जो है हानि पहुंचाता है। किसमें? कपास में। अब बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? मतलब खैरा जो होता है ये किस फसल में बीमारी हो जाता है? तो चावल में, गेहूं में, कपास में और मकई में। तो याद रखेंगे खैरा जो होता है वो चावल में हो जाता है। चावल में खैरा हो जाता है। खैरा रोग जो होता है वो चावल से संबंधित है। अब बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। स्मट नामक बीमारी किस फसल में सबसे अधिक पाई जाती है? स्मट बीमारी जो होता है वो किस में होता है? गेहूं, चावल, बाजरा या गन्ना? तो स्मट जो है सबसे ज़्यादा बाजरा में पाया जाता है। स्मट जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा बाजरा में पाया जाता है। तो ये जो सेशन था वो हमारा ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन था। तो ये आज हम 50 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। प्रत्येक दिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक से संबंधित एक एक सेट प्रत्येक दिन मिल रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल A to Z कंपटीशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।